हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अथर्व और आज आप देख रहे हैं नया वीडियो जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम कवर चुके ग्लाइकोलिसिस और मैंने हमारे इंस्टाग्राम पे एक पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए या फिर आपको चाहिए आए। तो ऑलमोस्ट 68 to 70% लोगों ने वोट किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अगर आपको फिजिक्स का पूरा ट्रिक्स वाला सीरीज चाहिए तो आप लास्ट वीडियो देखिए जिसमें रेडियो एक्टिव सिखाया हुआ है, उस पर आप जाके कमेंट कीजिए। अगर 15 to 20 कमेंट्स आते हैं और इस वीडियो पे अगर 30 लाइक्स आते हैं तो मैं वो सीरीज़ पूरी की पूरी कंडक्ट करवाऊंगा। तो चलिए आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेरा नाम है आतर और आप देख रहे हैं सरल नीट। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, अब बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, एक चेन होती है, पूरी एक कॉम्प्लेक्स की चेन होती है, जहाँ से क्या होता है कि आपको पता है कि हम ग्लाइकोलिसिस ये सब हम क्यों करवा रहे हैं ये सब, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एट लास्ट एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। पहली बात है हम ग्लाइकोलिसिस करवा रहे हैं जहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी मिल रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ NADH2 मिल रहा है, ठीक है। और हम क्रेब साइकिल करवा रहे हैं, क्रेब साइकिल में हमें कुछ अमाउंट ऑफ NADH2 मिल रहा है, कुछ एक FADH2 मिलता है एक क्रेब साइकिल में, और कुछ ATP डायरेक्टली मिलते हैं। जो ATP डायरेक्टली मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जो NADH2 इनसे मिलता है, NADH2 FADH2 जो रहते हैं वो अभी वो क्या काम किया हमारे पास। NADH2 FADH2 क्या होता है, NADH2 FADH2 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH2 FADH2 वो कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में। तो हमें सीखना है कैसे ये सब होता है, कैसे हमें इतना एनर्जी मिलता है ETS के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहला क्वेश्चन, लोकेशन क्या है इसकी। लोकेशन आती है इन IMM मतलब क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लोकेशन क्या है इसकी, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड सॉसेज शेप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर। सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन्स होती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उधर होता है ये अपना ETS, और ये जो मेम्ब्रेन्स के बीच में गैप होता है इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि दो मेम्ब्रेन की स्पेस है। इंटर मतलब बीच में, दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आप लोकेशन समझ लीजिए, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दोनों के इसका स्पेस इंटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर एरिया है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का भी इनर एरिया होता है, ठीक है। अब आते हैं हम कैसे होते हैं। तो आपको पहले कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद करने पड़ेंगे। किसके नाम, पुरानी NCERT में ये कुछ भी नहीं है, और नए NCERT में ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ ऐसा का ऐसा डायग्राम नए NCERT में है। तो आपको ये डायग्राम सीखना ही पड़ेगा। तो ढंग से सीखिए, पूरा इस वीडियो में बने रहिए और आप पूरा का पूरा ETS इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो ETS में होगा क्या, आपको कॉम्प्लेक्सेस के नाम पहले याद करने पड़ेंगे। किसके नाम, कॉम्प्लेक्सेस। कौन से कॉम्प्लेक्स है हमारे पास दोस्तों, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। कितने कॉम्प्लेक्स दिए हुए NCERT में, 1 2 3 4 5। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम B7। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स क्या है, ATP सिंथेस। क्या, ATP सिंथेस। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कैसे याद रखें वो भी आपको समझ जाएगा। फर्स्ट आपको पहले अभी चालू करते हैं हम लोग कि हम मैट्रिक्स में कहाँ पे, मैट्रिक्स में। हम मैट्रिक्स में क्यों है, कि ये क्रेब साइकिल का लोकेशन है। किसका लोकेशन है ये, क्रेब साइकिल। किसका लोकेशन, क्रेब साइकिल का लोकेशन मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, NADH2 जो होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है। हमें पता है मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल हो रहा है तो NADH2 बना होगा बहुत सारा। जो ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म में NADH2 बना है वो भी मैट्रिक्स में आ जाता है। तो सारा यहाँ पे NADH2 मैट्रिक्स में, मतलब यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। अब क्या होगा, जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन, ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पूरी इनर मेम्ब्रेन तो पतली होती है, लेकिन दिखाने के लिए कि उसमें कैसे एम्बेडेड रहते हैं ये कॉम्प्लेक्स, तो मैंने मेम्ब्रेन को थोड़ा चौड़ा बनाया है। तो ये पूरी इनर मेम्ब्रेन दी है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, NADH2 जो होता है ये टूट जाता है NAD+ में। किसमें, NAD+। और क्या दे देता है बाहर, H+ बाहर दे देगा। क्या दे देगा, H+ बाहर। H+ दे देगा, NADH2 NAD+ में ब्रेक हो जाएगा, H+ दे देगा और इलेक्ट्रॉन अंदर भेज देगा। और जो H+ निकला वो सीधा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये NCERT में दिया हुआ है। जब NADH2 टूटता है तो आपको याद करना पड़ेगा कि 4H+ बाहर निकल, दिख रहा है आपको ये 4H+। कितने H+ है ये, 4H+। तो याद रखना है, जब कॉम्प्लेक्स 1 नाम क्या है उसका, NADH डिहाइड्रोजिनेस। क्या है नाम, NADH डिहाइड्रोजिनेस। नाम क्यों पड़ा ऐसा डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि ये हाइड्रोजन दे रहा है और NADH2 का कॉम्प्लेक्स है ये। तो NADH2 यहाँ पे यूज हो रहा है तो उसका नाम पड़ गया कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस। NADH2 ब्रेक हो जा रहा है, NADH2 ब्रेक हो रहा है NAD+ और H+ में। H+ जो बने 4 के 4 H+ यहाँ से निकले, 2 मोल रहते हो, 4 के 4 H+ यहाँ आ गए। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अंदर
एंटर करके कॉम्प्लेक्स में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे अंदर एंटर करके एफएमएन कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए, एफएमएन, ठीक है। एफएमएन जो होता है उसके बाद ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट होता है एफएमएन, ठीक है। एच प्लस तो बाहर निकाल दिया सीधा आपने, कहाँ पे, बाहर मतलब कहाँ है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हमने यहाँ पे H प्लस को भेज दिया। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया एफएमएन में। एफएमएन कॉम्प्लेक्स वन में अभी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आपको क्या क्या याद रखना है। देखो पहले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वन में NADH2 ब्रेक होगा, जो 4H प्लस बनेंगे उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज देंगे। सेकेंड चीज़ क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स बने उसको कॉम्प्लेक्स वन में भेज देंगे, यहाँ पे एफएमएन होगा, एफएमएन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा FeS को, सल्फर आयरन प्रोटीन, सल्फर आयरन कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, कॉम्प्लेक्स वन को इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कहाँ पे जाएगा, UQ क्या है, UB क्विनोन, क्या है, UB क्विनोन, UQ क्या है, UB क्विनोन, UQ जो भी UQ है, UB क्विनोन, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, UQ इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएंजाइम Q, UQ दैट इज UB क्विनोन इज ऑल्सो कॉल्ड कोएंजाइम Q। अब UQ जो होता है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो H प्लस भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, H प्लस। जैसे उसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो वो रिड्यूस हो गया UQH2। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड UB क्विनोन इज कॉल्ड एज UB क्विनोन, रिड्यूस्ड UB क्विनोन इज कॉल्ड एज UB क्विनॉल। रिड्यूस्ड UB क्विनोन को क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर UB क्विनोन रिड्यूस हो जाता है उसे बोलते हैं UB क्विनॉल, और UB क्विनोन को क्या बोलते हैं, कोएंजाइम Q, ठीक है। ये 2 पॉइंट अभी यहाँ पे याद कर लिए, क्या कर दिए कि जैसे NADH2 टूटा NAD प्लस में 4H प्लस तो सीधा बाहर भेज दिए, इलेक्ट्रॉन जो अंदर पहुंच गए एफएमएन में पहुंच गए, एफएमएन से FeS में पहुंच गए, FeS से बाहर दे दिए इनर मेम्ब्रेन में, कहाँ पे दे दिए, UQ मतलब UB क्विनोन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, आगे भेज रहा है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर इसने क्या बना लिया, UQH2 क्या है, रिड्यूस UB क्विनोन, इसको हम कहते हैं UB क्विनोन, इसको कहते हैं UB क्विनोन। उसके बाद हम आते हैं अगले इसमें, UB क्विनोन के बाद UQH2 के बाद वो इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम 3 के पास, 2 के पास नहीं देगा, किसका देगा, 3 के पास, 3, ठीक है। अभी कैसे याद करें, ये इसने इलेक्ट्रॉन, अभी थर्ड यहाँ पे, अब थर्ड देखिए, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा क्या 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 समझ लिया हमने, यहाँ से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन था, UB क्विनोन से सीधा अंदर एंटर कर गया, यहाँ से छोड़ दीजिए। अब कॉम्प्लेक्स 2 लीजिए, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, क्या नाम है कॉम्प्लेक्स 2 का, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। नाम ऐसा क्यों है, आपको पता है क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप होता है, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में, होता है कि नहीं होता, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेस में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। एक स्टेप होता है, FADH2 कहाँ निकलता है, बेसिकली FADH2 जो होता है, FADH2 जो NADH2 जैसे देता है केमिकल इंटरमीडिएट, वो कहाँ निकलता है दोस्तों, वो आपको पता है, जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में तब FADH2 बाहर निकलता है, तो यही स्टेप बताया हुआ है, सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमेरेट में, एंजाइम में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 2। अब FADH2 जो अंदर निकला वो भी इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, FAD प्लस जो अंदर निकला FADH2 FAD में कन्वर्ट हो गया, और अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर दे देगा FeS के पास, वापस से FeS, यहाँ पे FeS था, यहाँ पे भी FeS है, FeS अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा UQ, वापस UB क्विनोन, यहाँ पे भी UB क्विनोन था, FB क्विनोन, वापस UB क्विनोन इलेक्ट्रॉन लेके हो गया रिड्यूस, जिसे हम कहते हैं UB क्विनॉल, UQH2 बोलते हैं क्योंकि रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होने के बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया B के पास, मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम था NADH डिहाइड्रोजिनेस, वो उसमें NADH2 का ब्रेकडाउन हुआ, जो 4H प्लस थे वो बाहर निकल गए, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे एफएमएन से FeS में, फिर वहाँ से UB क्विनोन ने रिड्यूस होकर वो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कॉम्प्लेक्स 3 के पास। फिर कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स 2 में ये हुआ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम था जो कन्वर्ट कराता है सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में, वहाँ पे एक FADH2 बाहर निकला, FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद FeS के पास पहुंचा है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर को दे दिया, कौन था मोबाइल कैरियर, UB क्विनोन से आगे UB क्विनॉल रिड्यूस हो गया और अंदर उसने वापस इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब कॉम्प्लेक्स 3 देखिए, कॉम्प्लेक्स 3 में सीक्वेंस BC1, नाम से समझ रहे थे, साइटोक्रोम BC1 नाम है उसका, क्या नाम है, CYT मतलब क्या, साइटोक्रोम, तो नाम क्या है कॉम्प्लेक्स 3 का, साइटोक्रोम BC1। अब इलेक्ट्रॉन आ गया साइटोक्रोम B, नाम ही है B फिर C1, साइटोक्रोम B के पास आ गया। FeS याद करना तो कीजिए, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। साइटोक्रोम B से आ जाता है इलेक्ट्रॉन FeS का, फिर उसको ट्रांसफर कर देता है सीधा साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है, B फिर FeS फिर साइटोक्रोम C, यह अंदर का सीक्वेंस होता है कॉम्प्लेक्स 3 के, तो इसका नाम हो जाएगा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ईजी। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे 2 H थे, रिड्यूस UB क्विनोन UQH2,
यहाँ पे 2 H थे, UQH2, टोटल कितने H हो गए, यहाँ से 2, यहाँ से 4 H आ गए, वो यहाँ से चारों H निकल के बाहर आ गए, दिख रहा है। ये होता है ओरिजिनल कंसेप्ट। क्या होता है ओरिजिनल कंसेप्ट, ये आपको बहुत जन नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जनों को पता ही नहीं होता है कंसेप्ट क्या होता है ओरिजिनली। आपको अच्छे टीचर्स जो रहेंगे यही आपको वो ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 4 H प्लस सीधा बाहर निकल गए, अब क्या होगा, अब साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, H प्लस तो हमने बाहर निकाल दिए, यूबी क्यूरॉन वापस से फ्री हो गया, यूबी क्यूरॉन वापस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, वापस इसके पास देगा, बी के पास, बी वापस FES के पास देगा, फिर C1 के पास देगा। अब C1 से कौन लेके जाए इलेक्ट्रॉन आगे, तो उसके लिए एक होता है साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम सी। अब मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे हुए, साइटोक्रोम सी क्या है, एंथेटिक इन्फॉर्मेशन है, स्मॉल प्रोटीन है। क्या है साइटोक्रोम सी, एक स्मॉल प्रोटीन है जो मोबाइल होता है। कैसा होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब क्या, जो मूव कर सकता है, सिंपल। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है, जो हिल सकता है जगह से, जो कुछ कैरी कर सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे साइटोक्रोम C1 के पास, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C1 जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे इसके जरिए ऐसे, वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे इसको दे देगा साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C क्या है, मोबाइल है, तो यहाँ से चलते चलते साइटोक्रोम C यहाँ तक पहुँच जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुँच जाएगा। कौन, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जैसे ही कॉम्प्लेक्स 4 में पहुँच गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉपर सेंटर A। अब कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है, ये एनसीडी का इन्फॉर्मेशन है। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो 2 कॉपर सेंटर के बना हुआ रहता है। किसका, 2 कॉपर सेंटर, और उसके पास होता है एक साइटोक्रोम A और एक साइटोक्रोम A3। मतलब जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसके पास 2 कॉपर सेंटर्स है, 2 क्या है, कॉपर सेंटर्स, जिनका नाम है कॉपर A और कॉपर B। और जो साइटोक्रोम से साइटोक्रोम 2 होते हैं, कौन से साइटोक्रोम A, और साइटोक्रोम होता है एक और साइटोक्रोम A3। कौन से साइटोक्रोम होते हैं, A और A3। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C लेके आ गया, क्योंकि C मोबाइल था। कहाँ पे लोकेटेड है ये C, आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि C कहाँ पे, आउटर सरफेस, ये इनसाइड का स्टेटमेंट है, आउटर सरफेस ऑफ इनर, ये इनर मेम्ब्रेन है पूरा, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर कुछ इस साइड पे होता तो उसको बोलते हैं अपन इस साइड पे, अंदर के साइड पे, तो इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। लेकिन ये आउटर सरफेस पे, ये आउटर साइड पे, ये बाहर की बाजू में, उसको बोलेंगे आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब एनसीईआरटी खोज के देखिए, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा कि ये आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन पे है, बाहरी सतह पे है, अंदर वाली मेम्ब्रेन पे, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन पे है, आउटर सरफेस पे है इनर मेम्ब्रेन के, तो वहाँ से साइटोक्रोम C लेके आ गया इलेक्ट्रॉन्स। किसको दे दिया, साइटोक्रोम कॉपर सेंटर A को दे दिया। कॉपर सेंटर A ने किसको दे दिया, साइटोक्रोम A को दे दिया, फिर A3 को दे दिया, फिर कॉपर B को। सीक्वेंस याद रखो, कॉम्प्लेक्स 4 की सीक्वेंस क्या होती है, कॉपर A पहले आएगा, A कभी पहले आता है, ठीक है, कॉपर A, फिर साइटोक्रोम A आएगा, फिर A के बाद 3 आएगा, A3, फिर आएगा कॉपर B, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, O2 को दे देगा। तो फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, अगर ये पूछ ले, मतलब फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो होगा O2। क्या होगा, O2। ये हाफ मोल O2 है, वो 2 H+ ले लेगा और बना लेगा H2O। वो इलेक्ट्रॉन भी लेगा और हाइड्रोजन भी लेगा, इसलिए हम मुझे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज वेल एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एज वेल एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, O2 होगा। क्यों, क्योंकि वो O2 हाइड्रोजन के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ बना के वाटर निकाल देगा। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। नाम से समझ आएगा, क्योंकि साइटोक्रोम सारे C है इसमें। कौन से साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि साइटोक्रोम C यहाँ से ला रहा है। और उसके बाद कौन से इसके पास ये 4 याद रखने, कॉपर 1, फिर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और फिर साइटोक्रोम कॉपर B, ठीक है। और फिर सीधा वो इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को, ठीक है। अब क्या होता है, देखो सीक्वेंस याद कर लिया। अब यहाँ पे 4 H+ बने, यहाँ पे 4 H+, और यहाँ से 2 H+ बाहर आ जाएंगे। कितने H+, 2 H+। अब ये टोटल हो गए जो H+ निकले, ये सारे H+ जाएंगे कॉम्प्लेक्स 5 पे। किसके पास, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो इसको हम बोलते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, ATP सिंथेस। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है F0, एक होता है F1। याद कैसे रखिए, O गोल होता है, मतलब FO गोल होना चाहिए लेकिन होता है स्क्वायर, ठीक है। और F1 सीधा होना चाहिए लेकिन होता है गोल। हमारे मैम ने इसे बताया था, अगर F0 है तो O गोल होता है तो वो होगा स्क्वायर, लेकिन F1 जो होता है वो सीधा है तो वो होगा सर्कल। तो आपको दिख रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब इसमें क्या होगा, देखो ADP और ATP, क्या ADP का यूज़ करके ये जो सिंथेस है ये बना 2 H+ बाहर भेजेगा। कितना H+, 2 H+। हर ATP बनने के लिए 2 H+ बाहर और ATP बन जाएगा। क्या याद रखना है, हमको अगर एक ATP का प्रोडक्शन करना है तो हमें 2 H+ बाहर भेजना पड़ेगा। कितना H+ बाहर भेजना पड़ेगा, 2 H+ बाहर भेजना पड़ेगा। अगर एक ATP हमें बनाना है तो हमें ATP सिंथेस के थ्रू 2 H+ को बाहर हमें भेजना पड़ेगा।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट होगा इन दोनों केस में, इसलिए तो बन रहा है कभी भी जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करने से होता है। किसको ब्रेक डाउन करने से? इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट मतलब या फिर इलेक्ट्रोपोटेंशियल, मतलब दोनों बाजू में जो सेपरेशन है चार्ज का उसको ब्रेक डाउन करने पे ही एनर्जी रिलीज होता है। अब देखिए अंदर H प्लस था, बहुत सारा H प्लस था, तो अंदर प्लस था, क्या था अंदर? प्लस था, और इस तरफ क्या था? माइनस। मतलब इंटर मेम्ब्रेन वाले साइड पे क्या था? प्लस था, सॉरी, और जो मैट्रिक्स वाला साइड था अंदर वाला साइड वहाँ पे माइनस। तो इनका तो पोटेंशियल ब्रेक डाउन करेंगे तब एटीपी बनेगा। ठीक है, अब पूरा देखते हैं प्रोसीजर स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन 2 मिनट के अंदर। ठीक है, बने रहिए आप। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? लोकेशन क्या होगा इसका? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिखा है। ठीक है, इसमें कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? मैट्रिक्स, और ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर नेम्स क्या है कॉम्प्लेक्स के? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। याद करो, कॉम्प्लेक्स 1 क्या था? NADH डिहाइड्रोजन। कॉम्प्लेक्स 2 क्या था? सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। कॉम्प्लेक्स 3 क्या था? साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 4 क्या था? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 5 क्या था? ATP सिंथेस। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। NADH2 जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 बना था सारा इकट्ठा हो गया मैट्रिक्स में। NADH2 टूट गया, टूटने के बाद क्या बना लिया उसने? NAD प्लस। और H प्लस जो थे वो 4 H प्लस उसे सीधा बाहर भेज दिया। कहाँ भेज दिए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और खुद इलेक्ट्रॉन तो थे, इलेक्ट्रॉन भेजे कॉम्प्लेक्स में, और इलेक्ट्रॉन जैसे उसने मेम्ब्रेन के अंदर भेजे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए FMN ने। किसने एक्सेप्ट कर लिए? FMN ने। FMN से कहाँ से आ गए? FES में। FES से इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिया? यूबिक्विनोन। ये इंपॉर्टेंट है, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन खुद रिड्यूस हो गया, उसने बना दिया यूबिक्विनोल, UQH2। और यूबिक्विनोल ने कहाँ दे दिया? कॉम्प्लेक्स 3 के पास दे दिया। सिमिलरली सक्सिनेट डिहाइड्रोजन जो कॉम्प्लेक्स 2 है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में। वहाँ पे एक FADH2 बनता है। FADH2 अंदर इलेक्ट्रॉन भेजता है FES के जरिए, वो भी यूबिक्विनोन के जरिए इलेक्ट्रॉन भेजता है कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम ही साइटोक्रोम BC1 है। तो पहले आएगा B, बीच में आएगा FES, फिर आएगा C1। तो इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B से FES और फिर C1। और यूबिक्विनोन UQH2 को फ्री करना है तो 2 H प्लस यहाँ से निकल गया होगा, 2 H प्लस यहाँ से निकल गया होगा, टोटल 4 H प्लस यहाँ से निकलेगा। दिख रहा है यहाँ पे 2 H प्लस यहाँ से आया, 2 H प्लस यहाँ से आया, टोटल 4 H प्लस बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन्स H प्लस तो बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए? इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास आ गए। साइटोक्रोम C1 को अभी भेजना है 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा एक मोबाइल कैरियर। मोबाइल कैरियर मतलब क्या? जो खुद से मूव कर पाए, जो खुद से चल पाए, तो वो होगा साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C वो इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? वो पहुँच जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अगर पूछ ले साइटोक्रोम C जो है वो क्या है? एक स्मॉल प्रोटीन है, कहाँ पे लोकेटेड है? आउटर सरफेस, किसके मेम्ब्रेन पे? इनर मेम्ब्रेन पे। तो वो किसके बीच में ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर होगा कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। जैसे साइटोक्रोम C आ गया यहाँ पे, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉपर A को, कॉपर A ने अपने दे दिया साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A से A3 के बाद कॉपर B। किसी ने पूछ लिया कॉम्प्लेक्स 4 में कितने कॉपर सेंटर्स? 2 कॉपर सेंटर है, कॉपर A कॉपर B। पूछ लिया कौन से साइटोक्रोम? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। सीक्वेंस पूछ लिया कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और फिर कॉपर B। फिर कॉपर B ने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे दिया? O2 के पास। कहाँ पे दे दिया? O2 के पास, हाफ O2। O2 क्या है? O2 फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। O2 क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको जा रहा है? उसके पास जा रहा है। और O2 हाइड्रोजन भी एक्सेप्टर है, क्योंकि लास्ट जो हाइड्रोजन भी है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी वही एक्सेप्ट कर रहा है पानी बनाने के लिए। ठीक है, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? वही एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे कैसे आ रहा है हाइड्रोजन? उसके लिए ATP सिंथेसिस होगा। क्या सिंथेसिस होगा? ATP। कैसे? 4 H प्लस 2 H प्लस जो निकले ये बाहर निकल जाते हैं, किसके जरिए? कॉम्प्लेक्स 5 के जरिए। कॉम्प्लेक्स 5 क्या था? ATP सिंथेसिस, जिसमें 2 पार्ट थे। एक F0 पार्ट जो दिखता गोल है लेकिन है स्क्वायर, मतलब O0 जैसा दिखता है लेकिन है स्क्वायर, रेक्टेंगल टाइप। और ये ऐसा सर्कल टाइप है, थोड़ा सा ओवल टाइप। तो F0 इसकी जगह क्या होता है? 2 H प्लस हम बाहर, कितने H प्लस देखा है यहाँ पे? 2 H प्लस 2 H प्लस बाहर भेजते हैं हम लोग, और एक ATP बनता है। तो हमने क्या याद किया यहाँ पे? एक ATP बनाने के लिए हमें 2 H प्लस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। तो इन ग्रेडियंट को ऐसे ही हम ब्रेक कर लेंगे तो ATP बनेगा। 2 H प्लस यहाँ पे भेज दिए तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो ये ग्रेडियंट कम हो जाएगा। ग्रेडियंट कम होने के कारण ATP बन जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन से ATP बनता है। कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन को क्या बोलते हैं? यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोन को क्या बोलते हैं? कोएंजाइम Q। साइटोक्रोम C क्या है? स्मॉल प्रोटीन, मोबाइल है। कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 कॉपर सेंटर से, एक NADH2 से 3, ये डेटा याद रखना है 100%। एक NADH2 से 3 ATP मिलता है, एक FADH2 से 2 ATP मिलता है। और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? O2 है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? O2 है। ठीक है, ये डेटा याद कर लो कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों O2 है। और O2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए तो इसको बोलते हैं ना एरोबिक रिएक्शन। ठीक है, और NADH2 कितना देगा? 3 ATP। FADH2 कितना देगा? 2 ATP। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को मुझे 30 लाइक चाहिए। तो आप 30 लाइक के लिए इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, और आप मुझे बताइए कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। और आपको अगर फिजिक्स का ट्रिक्स का सीरीज चाहिए तो पिछले वीडियो पर जाकर कमेंट कीजिए, उसको लाइक कीजिए। तो चलिए
थैंक यू, बाय बाय।